नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिनको भी ये यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप लेने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए छात्रों को, ताकि उनकी स्कॉलरशिप सही तरीके से उनके खाते में आ जाए, और क्या ना करें ये भी मैं साथ में बताऊंगा। साथ ही साथ उस लिंक को भी बताऊंगा जहाँ के थ्रू आप जा करके अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको आपके फॉर्म भरने के लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए। दोस्तों देखिए, छात्र क्या करें। छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति आय प्रमाण पत्र जो भी हो ऑनलाइन जारी किए गए हों, बैंक की पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद, यानी जो शुल्क आपने जमा की है उसकी जो भी रिसिप्ट आपको दी गई होगी, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, यानी जो आपको वहां से आईडी कार्ड इशू हुआ हो, आधार नंबर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, सभी अभिलेख अपने पास इकट्ठा कर लें। ये सारी चीजें तो आपको अपने पास इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए। इसके बाद छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व अपनी संपूर्ण विवरण यथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर, जाति आय का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, यानी इसके पहले जो आपने प्राप्त किया है उसका विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड और खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गई कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी सारी आदि का किया गया अंकन सावधानी पूर्वक जांच लें। तदुपरांत ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें। इन सभी चीजों को आपको देखना जरूर होगा, बिना देखे यदि किसी भी चीज में कोई त्रुटि आ जाती है तो इसमें कुछ है कि आपको बाद में उसको जो है करेक्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप ऐसा क्यों करें कि आपको करेक्शन करना पड़े। ये सारी चीजें आप पहले इकट्ठा कर लें, समय बहुत है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और अभी आपको लिए क्या यहाँ पे जानकारी है जो महत्वपूर्ण है। आगे देखा जाए तो सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। यहाँ पे देखिए लिख दिया है उसने कि स्वयं भरना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं ही सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे संस्था से आवेदन कर रहे हैं, देखिए ऐसे लोग जो खुद से ना करके संस्था या कहीं साइबर कैफे से आवेदन कर रहे हैं, अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जांच का प्रिंट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आपके सामने रहेगी, जैसे मान लीजिए आप अपना डॉक्यूमेंट कहीं दे करके साइबर कैफे के द्वारा या इंस्टीट्यूट द्वारा जहां भी आप फिल कराते हैं, उनमें उनके द्वारा करने समय बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, तो उनको तो कोई नुकसान होता नहीं है, नुकसान आप ही का होता है, आप ही की स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो इसीलिए बताया है कि आप सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। और ये भी बता रहा है कि तदुपरांत शिक्षण संस्था में आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रिंट अवश्य प्राप्त करें एवं संस्था से आवेदन पत्र जमा करने की पावती भी अवश्य लें। यानी जो आपने जो है मान लीजिए कहीं और से किया है कहूँ जाओ, तो उसका जो है प्रिंट आउट लेने के बाद उसको ले जा करके आप अपने विद्यालय में जमा करेंगे और वहां से उसकी रिसिप्ट कि मैंने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जमा किया है ये जरूर प्राप्त कर लें। आगे देखते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। देखिए दोस्तों, बताया भी गया कि आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत 3 दिन बाद ही आपको वो फाइनल प्रिंट मिलेगा। यदि आवेदन पत्र में जाति आय प्रमाण पत्र क्रमांक या हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रोल नंबर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन 3 दिनों में आपकी लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा। सही करने के उपरांत ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्था को सबमिट करने हेतु फाइनल प्रिंट लें। यानी देखिए जो चीज बताया गया है आपको, यदि आवेदन पत्र में जाति आय प्रमाण पत्र क्रमांक हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रोल नंबर में अगर कोई भी त्रुटि होगी तो ये आपके उसी जहां से आपने इसको फिल किया होगा, यानी आपका जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा उसको खोलने पर वो 3 दिन तक दिखाएगा, उसमें आप आवश्यक सुधार कर लें, उसके बाद उसका फाइनल प्रिंट निकाल लें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट की चीज क्या कह रहा है कि अनिवार्य वार्षिक शुल्क नॉन रिफंडेबल फीस के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें। यानी ये जरूरी है कि आप जो वार्षिक शुल्क नॉन रिफंडेबल है वो जो भी कॉलम आपको मिलेगा उसमें शिक्षण संस्था से पूछने के बाद ही आप उसमें जो है धनराशि अंकित करिएगा। अपने मन से या किसी के कहने पर कोई धनराशि अंकित नहीं करिएगा, क्योंकि वो गलत भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आवेदन पत्र भरने के लिए 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ निर्धारित तिथि, यानी 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हो चुका है। निर्धारित अंतिम तिथि कक्षा 11, 12
हेतु 30 सितंबर निर्धारित की गई 2017 तक, और अन्य उच्च कक्षाओं हेतु यानी अगर कक्षा 11-12 देखा जाए तो उनके लिए केवल 30 सितंबर तक का समय है। और उच्च कक्षाओं हेतु में क्या किया गया है कि 1 नवंबर 2017 तक आपको जो है समय मिल रहा है। इससे पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबमिट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कॉपी समस्त संलग्नों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये भी है कि जितनी भी चीजें आप जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में उसमें इन्वेंट कर रहे हैं यानी लगा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको हार्ड कॉपी के रूप में भी मतलब कि उसका प्रिंट आउट निकाल करके जो भी संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर इसको जो है जमा करके रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, ये आपको चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधार नंबर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो भरना अनिवार्य है। आधार नंबर देना तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में करवाने से केवाईसी पूर्ण हो जाती है। आपकी बैंक शाखा में केवाईसी फॉर्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बैंक खाता संचालित रखें एवं उसमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। दोस्तों ये भी ये बता रहा है कि अपने आधार नंबर को अपने बैंक खाते से लिंक कर दें ताकि जो है इनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और खाते को चालन में रखें। ये नहीं कि आपने कभी खोल दिया हो वो बंद हो गया हो। ये सारी चीजें आप केवाईसी के थ्रू अपने खाते को जांच कर लें, उसके बाद ही फिर इसको भरें। देखिए दोस्तों आगे फिर चलते हैं। बचत बैंक खाता संख्या CBS एवं IFSC कोड्स को भली भांति जांच लें। दोस्तों ये सभी चीजें आपको आपके बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। CBS जो भी होता है और IFSC जो भी कोड होता है ये आपको बैंक में जाकर के आप पता कर सकते हैं, जिस भी ब्रांच में आप जो है अपने आप खाता खोल रखा है। बचत बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड भरने में 0 और O अक्षर को विशेष ध्यानता से भरें। देखिए दोस्तों बहुत अच्छी चीज ने बताया है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है 0 और O में, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि जहां पे 0 हो और जहां पर O हो। देखिए इसकी आकृति में भी अंतर दिखा रहा है, जो O है वो ज्यादा गोल है और जो 0 है वो थोड़ा चपटा है, तो इसका विशेष ध्यान करिएगा। अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ बचत बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। यानी जो भी आप आवेदन पत्र दे रहे हैं उसमें हार्ड कॉपी के रूप में बैंक खाते की पासबुक को आपको लगाना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस, मोबाइल नंबर, वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, आधार नंबर, बचत बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें, क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किए गए परीक्षाफल से किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम के प्रकार नियमित हो चाहे वह स्ववित्त पोषित हो, वह उनके वर्ष का अंकन सही करें। यानी जो भी चीज में आप प्रवेश ले रहे हैं उसके वर्ष का अंकन सही होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी होंगी दोस्तों, क्योंकि गलती होने पर हो सकता हो कि आपकी छात्रवृत्ति रुक जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी विद्यार्थी जो भी इसके पात्र हैं उनको उनकी फीस ना रिटर्न हो, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको करिएगा। वर्तमान सत्र हेतु प्रचारित नियमावली, समय सारणी, प्रदर्शित सूचनाएं एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु स्कॉलरशिप। देखिए दोस्तों यही वेबसाइट है जिसके थ्रू जाकर के आपको इस फॉर्म को फिल करना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए हमारी वीडियो से। इसके बाद जो है मैं इसकी लिंक भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप जा सकेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि छात्र क्या ना करें। अभी तक जो आपको करना था वो बताया गया है, और यहाँ पे आपको कॉशन भी दिया गया है कि ये चीजें आप ना करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। देखिए जैसे शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को ना सौंपें। जाहिर सी बात है आप किसी और को नहीं सौंपना चाहिए, खुद करना चाहिए। शिक्षण संस्था में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। पावती रसीद मैंने कहा दोस्तों आपको रिसिप्ट जरूर से जरूर ले लेनी है, ताकि फ्यूचर में होने वाले किसी भी, जैसे मान लीजिए आपकी नहीं आती है या आपको लगता है कि आपकी आ गई लेकिन आपको मिल नहीं पाई, तो इसके लिए ये रसीद ही आपके काम आएगी। इसलिए इसको जरूर जो है संभाल के बहुत रखें, इसका फोटोकॉपी कराकर भी अपने पास रखे रहें। अपने व्यक्तिगत विवरण, अभिलेख तथा हाई स्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा ना करें। ये भी बहुत जरूरी चीज है, आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। जाहिर सी बात है बहुत समय ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं अभी कर लेंगे और अंतिम में समय में जाकर के साइट हैंग होना शुरू हो जाती है और फिर आप लोग जो है भर नहीं पाते हैं। तो ऐसा ना करें, पर जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को भर लें। शिक्षण संस्था में जमा कराने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। दोस्तों देखिए शिक्षण संस्था में जमा कराने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट आपको लेना ही है। अगर आपने उसको नहीं लिया है तो आपके फॉर्म को फिलअप नहीं माना जाएगा। समय सारणी में निर्धारित समयावधि में संशोधन करने के उपरांत भी
संस्था में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिंट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित कराने के उपरांत ही संशोधित आवेदन पत्र मात्र होंगे। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या गलत प्रविष्टि भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व तो छात्र या छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं अब आगे चलता हूँ उस वेबसाइट पे जिसके थ्रू आपको जो है फॉर्म को भरना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक वेबसाइट और है जो आप लोग बहुत ही जानते होंगे, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस पे आपको सभी जानकारियां लगभग मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए एक वेबसाइट सरकारी results.com है, जो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारी डिटेल दी हुई है। आप यहाँ से जाकर के इस डिटेल को भी पढ़ सकते हैं। डिटेल में देखिए अभी एप्लीकेशन बिगेन सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप इसको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी लिंक आपको दी गई है जिसके थ्रू आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये भी वेबसाइट बहुत अच्छी है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप इस काम को कर सकते हैं और बाकी तो मैं उस वेबसाइट को दिखा ही रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको अपने गूगल में जाकर के scholarship.up.nic.in डालना होगा। जैसे आप इसको डालेंगे आपके सामने इस टाइप की एक वेबसाइट खुल करके चली आएगी, जो कि उत्तर प्रदेश का जो है आपके स्कॉलरशिप का पोर्टल है। इस पोर्टल पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट में जाना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रीवियस ईयर में भी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म डाला होगा, तो उनके पास उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा, वो उसके थ्रू भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले ऊपर अगर हम चलते हैं तो ऊपर देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों समाज कल्याण विभाग ने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर SC ST जनरल कैटेगरी फ्रेश। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ये उनके लिए है जो है आपके अन्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं, और ये जो यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए आते हैं, वो इन सबसे भी अपना फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए समाज कल्याण में मैं देखता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है प्री मैट्रिक फ्रेश। प्री मैट्रिक आपने भी अभी देखा होगा कि प्री मैट्रिक जो होते हैं आपके उसको, और पोस्ट मैट्रिक उसके बाद वाले, यानी आपको 10, 11 और 1, 2, 3, 4 से कक्षा से जो होते हैं वो प्री मैट्रिक में आ जाएगी, पोस्ट मैट्रिक उसके बाद वाली आएगी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ दोस्तों पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश और पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट। अदर स्टेट्स के लिए भी यहाँ पे अलग से दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर BTC वालों के लिए भी अलग से बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आगे आते हैं, आप देखते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ये जो रिन्यूअल कराना है, यानी जिन्होंने पहले, जिनका जो पहले से है उसको वो रिन्यू कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आपका जो भी हो, जितने भी हो, चाहे वो BEd वाले हो, चाहे वो BA वाले हो, चाहे वो 11th क्लास के हो, चाहे वो 12th क्लास के हो, BA BSc BEd कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी यहीं से अपने आप को या तो रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्रेश और या तो अपने आप पुराने का रिन्यूअल कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके सामने इस टाइप की विंडो खुल के आएगी जहां पे आपको सभी चीजें जो भी इसमें हैं इसको भरनी होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही स्वयं भरा जाए। जन्म तिथि, नाम तथा पिता का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार भरी जाए। आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य है। सभी बॉक्स में प्रविष्टि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में ही अंकित की जानी चाहिए। ये पढ़ने के बाद अगर आप आगे चलते हैं तो फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2017-18 उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत कक्षा 11-12 के अतिरिक्त। देखिए दोस्तों कक्षा 11-12 के अतिरिक्त यानी आप इसके ऊपर के ही होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए फिर देखिए जिला जहाँ से छात्र छात्र अध्ययनरत है, यहाँ से आपको आपका जिला, जो भी आपका जिला है, आपने जिला यहाँ पे आपको चुन लेना चाहिए। जिला चुनने के बाद फिर आप आगे चलते हैं तो फिर देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पे शिक्षण संस्थान है। इस जिले में जो भी शिक्षण संस्थान रहेंगे उनकी पूरी लिस्ट यहाँ दोस्तों आ जाएगी। तो उस लिस्ट में से आप अपने शिक्षण संस्थान का नाम चुन लीजिए और उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आपके सामने आपसे आपकी जाति, वर्ग, जाति समूह पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग जो भी आपका है आपको उसको फिल कर देना होगा। फिर आपका जो भी धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म है वो धर्म आपका यहाँ पे फिल कर देना होगा। छात्र छात्रा का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार
आप ध्यान से अपना हाई स्कूल प्रमाण पत्र निकाल करके लिखना होगा आपको। बहुत से लोगों का नाम ऐसा होता है जो जैसे लिखा होता है KN निगम या कुछ ऐसे करके लिखा होता है, तो ये होता है आप करते क्या है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो उनका पूरा नाम अगर आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है तो आप पूरा नाम भरेंगे, और अगर शॉर्ट नेम लिखा हुआ है तो आप शॉर्ट नेम ही भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, देखिए अपने आप से कैपिटल लेटर में लिख रहा है, इसलिए आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको कैप्स लॉक लगा के काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपने आप में ही मैं एक नाम डाल रहा हूँ, यहाँ देखिए। इसके बाद आपको जो है पिता का नाम भरना होगा। पिता का नाम भी आप लोग अपने जो है हाई स्कूल के जो अंक पत्र है या प्रमाण पत्र है उसमें जैसा भी नाम भरा होगा उसको आपको भरना होगा। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे माता का नाम डालना है, फिर आपको 8वें नंबर पे जन्म तिथि, फिर यहाँ से जो है आपको लिंग जो भी है मेल फीमेल उसको सबमिट करना है। इसके बाद आपको चलना है आपका हाई स्कूल बोर्ड, जो भी आपका हाई स्कूल बोर्ड रहेगा, जैसे यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE है या अदर है, इसको सेलेक्ट आपको कर लेना होगा। हाई स्कूल बोर्ड का जो भी क्रमांक है आपके सामने वो आपको डालना होगा। विद्यालय संस्था का नाम या वह पता जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है। मोबाइल नंबर बहुत ही इत्मीनान से वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका चलती हालत में हो, बंद ना हो। स्वनिर्मित पासवर्ड आपको खुद से बनाना होगा, और पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को आपको फॉलो भी करना होगा। जैसे पासवर्ड लेंथ जो है 6 से 12 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट एक नंबर, एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। न्यू पासवर्ड शुड बी द नोट बी फ्रॉम योर अर्लियर 3 पासवर्ड। आपको जो है ये चीजें इसमें डालनी होंगी, और इसको थोड़ा सा जो है अपने पास संभाल करके रखिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं। और अब फर्दर आपको लॉगिन इसी के थ्रू करना होगा, इसलिए इसको आप संभाल करके रखिएगा। जब ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको स्टूडेंट पे लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन वाले पे जाना होगा। लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन में क्या होगा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आ गया नवीन फ्रेश या नवीनीकरण रिन्यूअल, जो भी आपका रहेगा आवेदन का प्रकार वो आपको आवेदन का प्रकार भरना होगा। इसके बाद फिर देखिए जिस भी चीज के लिए आप कर रहे हैं, प्री मैट्रिक के लिए, पोस्ट मैट्रिक के लिए, उस पर आप क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या सत्र 2017-18 के लिए जो भी आपको जब आप उसको इसके पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वहां से मिलेगी, उसको भरना होगा। जन्म तिथि भरनी होगी और अपना पासवर्ड भरना होगा। सारी चीज भरने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपके जो है फॉर्म खुल के चला आएगा, और फिर आगे की सारी फॉर्म में जो भी चीजें हैं वो आपको भरनी होगी। दोस्तों मैं सोचता हूँ मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे, और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी या क्वेरी आपको करनी होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी नई जानकारियाँ मिलेंगी उसको मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें ताकि जो है वो भी अपना छात्रवृत्ति फॉर्म भर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।